दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा आजकल इंडिया की हर गली हर शहर में एक चीज़ कॉमन है। क्या पढ़े लिखे लोग भी जॉब्स के लिए भटक रहे हैं। लाखों स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन सीट्स होती हैं सिर्फ हज़ारों में। इंजीनियरिंग और MBA कॉलेजेस से हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, पर उनके लिए मार्केट्स में जॉब्स ही नहीं होती। आज के टाइम में ऐसी भी कहानियां सुनने को मिलती है जहां एक PhD होल्डर चाय की दुकान खोलने पर मजबूर हो जाता है, या फिर एक इंजीनियर ओला और ऊबर चलाता है। यहाँ से एक सवाल ये उठता है कि क्या फ़ायदा इन डिग्रियों पर इतना पैसा खर्च करने का जो तुम्हें इतना काबिल न बना पाए कि तुम एक सुकून की ज़िंदगी जी सको। महाराष्ट्र में एक पुलिस की भर्ती के लिए सिर्फ 17,000 के आसपास पोस्ट थी, लेकिन अप्लाई करने वाले लोग 17 लाख से भी ज़्यादा थे। इसका मतलब ये है एक साधारण सी सरकारी नौकरी के लिए 100 से ज़्यादा लोग एक ही जगह कॉम्पीट कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोला जाता है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी चेक करें तो हमें देखने को मिलता है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट, जो यूथ के बीच काफ़ी ज़्यादा है। और सोचने वाली बात तो ये है, GDP लगातार बढ़ रही है, नए मॉल्स और हाईवेज बन रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर भी ग्रो कर रहा है, फिर भी जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो रही। आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? एजुकेशन सिस्टम में, सरकारी पॉलिसीज में, या फिर हमारी सोच में? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में। अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझाऊं तो जब कोई इंसान काम करना चाहता है और उसके पास स्किल्स भी हैं पर उसको काम नहीं मिल रहा, तो उसे ही हम बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड कहते हैं। मतलब कि इंसान काम करने की कैपेसिटी तो रखता है पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है, या उसकी स्किल्स और जॉब्स की डिमांड मैच नहीं कर रही। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि PLFS, इनके अकॉर्डिंग इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जुलाई 2025 का, वो 5.2% है, जो कि देखने में काफ़ी नॉर्मल लगता है क्योंकि वर्ल्ड का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.9% है। पर इस डेटा को मिसलीडिंग कहा जाता है, मतलब ये डेटा सही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो PLFS है वो अनएम्प्लॉयमेंट को सही तरीके से मेज़र नहीं करता। ये बेसिकली जो भी लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं अपना पेट भरने के लिए, जैसे छोटी दुकान पे मदद करना, फैमिली फार्म पे काम करना, स्ट्रीट वेंडर, उनको भी एम्प्लॉयड मानता है। बट रियलिटी में ये सभी लोग अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए हमारे पास रियल डेटा CMIE के थ्रू निकल के आता है, यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि ये एक प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट सेंस में काउंट करती है। इनके अकॉर्डिंग अगर किसी के पास रेगुलर जॉब या स्टेबल इनकम नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है, जो कि आना भी चाहिए। स्ट्रीट वेंडर, फैमिली फार्म हेल्पर या सीजनल छोटी एक्टिविटी को ये एम्प्लॉयमेंट नहीं मानते, जबकि PLFS मानते हैं। एंड यही रीज़न है जब हम CMIE के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेक करते हैं तो वो 7 से 8% निकल के आता है। और अगर अब तुम इसको वर्ल्ड के एवरेज से कंपेयर करो तो ये काफ़ी ज़्यादा लगेगा। बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में भी ये काफ़ी ज़्यादा है, जैसे चाइना जिसका 5.1 है, USA 4.2 एंड UK 4.8। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जिसकी करंट GDP अराउंड $3.9 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन फिर भी जॉब क्रिएशन उतनी फास्ट नहीं है। हर साल लगभग 12 से 15 मिलियन नए लोग वर्कफोर्स में आते हैं, लेकिन जॉब सिर्फ 7 से 8 मिलियन ही क्रिएट होती है। ये गैप ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 83% अनएम्प्लॉयड लोग यूथ हैं और एजुकेटेड यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 65.7% तक पहुंच गया है, जो कि एक शॉक करने वाली बात है। तुम खुद ही सोचो, एक स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स 8 से 10 लाख रुपए लगा देते हैं उसकी पढ़ाई पर, ये सोचकर कि हमारे बेटे या बेटी का करियर सिक्योर हो जाएगा, पर उसको भी जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके पीछे के रीजंस को समझते हैं कि आखिर क्यों 80% लिटरेसी रेट होने वाली कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है। सबसे पहला रीज़न आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। हम सभी जानते हैं इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है, 1.4+ बिलियन लोग।
हर साल लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा नए लोग जॉब मार्केट में एंटर करते हैं। मतलब अगर रोज के हिसाब से देखो तो 50,000 से ज़्यादा यंग ग्रेजुएट्स डेली जॉब्स ढूंढने निकलते हैं। लेकिन जॉब मार्केट में उतनी तेज़ी से एक्सपेंड नहीं कर रही। इंडिया के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 15 से 35 एज ग्रुप की। और थ्योरी के हिसाब से ये एक एडवांटेज माना जाता है क्योंकि यंग लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन अगर उनके लिए जॉब्स क्रिएट ना हो तो ये एडवांटेज एक बर्डन बन जाता है। इसको ऐसा समझो कि हमारे देश में जॉब्स करने के लिए तो काफ़ी सारे लोग रेडी हो रहे हैं, लेकिन इतनी जॉब्स ही नहीं है करने के लिए। तुम्हें पता है जापान में भी यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी 1970 से 1990 के बीच, और वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको इतना इफेक्टिवली यूज़ किया ना, तुम खुद आज के समय उनकी इकोनॉमी ग्रोथ देख सकते हो। ज़्यादा पॉपुलेशन होने का एक और इफेक्ट भी है, रूरल एरियाज में जॉब्स की कमी। रूरल इंडिया में ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, लेकिन जब फार्मिंग उनको सस्टेन नहीं करती, मतलब हम जानते हैं फार्मिंग तो सीजन वाइज की जाती है, तो जब तक उनका सीजन होता है फार्मिंग करने का तो वो करते हैं, और जब सीजन एंड हो जाता है तो वो लोग शहरों में माइग्रेट करना शुरू करते हैं जॉब्स के लिए। लेकिन शहरों में ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, और जब और लोग आते हैं तो कंपटीशन और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाता है। दूसरा रीज़न है एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी पुराने ज़माने वाला है, जहाँ फोकस रट्टा मार लर्निंग पे होता है, मतलब रोट लर्निंग। स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चे थ्योरी याद करते हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है ये सिखाया ही नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कोडिंग के बेसिक्स तो सिखाए जाते हैं, लेकिन उन्हें रियल वर्ल्ड में ऐप या सॉफ्टवेयर बनाने का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं कराया जाता। अब इसका रिजल्ट ये होता है, डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते। इंडिया के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस आउटडेटेड है, और इंडस्ट्री हर 2 से 3 साल में चेंज होती है। कभी AI, डेटा साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा। लेकिन जो हमारे कॉलेजेस का सिलेबस है वो 10 से 15 साल पुराना भी हो सकता है। मतलब स्टूडेंट्स ऑब्सोलेट नॉलेज लेकर ग्रेजुएट होते हैं, और जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनकी स्किल्स की डिमांड ही नहीं होती। इंडिया में कॉलेजेस की क्वांटिटी ज़्यादा है पर क्वालिटी कम। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो हर गली में एक नया कॉलेज खुल जाता है, लेकिन फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक होते हैं। सिर्फ टॉप IITs, IIMs और कुछ रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी ग्रेजुएट्स को तो सिर्फ नाम की डिग्री मिलती है, काम की नॉलेज नहीं। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली सिखाई ही नहीं जाती। और जब स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और प्रैक्टिकल एक्सपोजर में पीछे रह जाते हैं। और एम्प्लॉयर्स को ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो सिर्फ नॉलेज वाले नहीं बल्कि अडेप्ट करने वाले हों। थर्ड रीज़न है स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। किसी भी डेवलपिंग देश में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज जॉब्स क्रिएट करने का सबसे बड़ा सोर्स होता है। एग्रीकल्चर में लिमिटेड स्कोप है और सर्विस सेक्टर सिर्फ स्किल्ड लोगों को ही एब्जॉर्व करता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लार्ज स्केल जॉब्स जनरेट कर सकता है, छोटे मजदूरों से लेकर इंजीनियर्स तक सबके लिए। लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी कंट्रीज लाइक चाइना ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो वर्ल्ड्स फैक्ट्री बन गया। हर चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथ्स, मशीन्स चाइना बनाता है। इससे वहाँ करोड़ों जॉब्स क्रिएट हुई, जिसने अनएम्प्लॉयमेंट को एक बड़े लेवल पर रिड्यूस कर दिया। इंडिया में भी मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स चलाए गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इनका उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। फैक्ट्रीज तो ओपन हुई, लेकिन स्केल और स्पीड बहुत कम थी। मेक इन इंडिया के ऊपर तो राहुल गांधी एक ट्वीट भी शेयर करते हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी जी ने बस आर्ट ऑफ स्लोगन्स को मास्टर किया है, ना कि सॉल्यूशंस को। उनका ये भी कहना था कि हमें दूसरे देशों के लिए मार्केट बनना बंद करना होगा और इंडिया में बिल्ड करना शुरू करना होगा, वरना हम ऐसे ही दूसरों से प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे और कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपका इस पर क्या कहना है ये कमेंट में ज़रूर बताना। एक और रीज़न ये है कि इंडिया में कई सेक्टर्स में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने की बजाय हम इंपोर्ट्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी का मेजर हिस्सा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अगर वही इंडस्ट्रीज़ यहाँ होती तो लाखों जॉब्स क्रिएट होती। तो ये कुछ 3 मेन रीज़न थे जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए
पर इसके अलावा और भी बहुत रीजंस हो सकते हैं, जैसे स्किल मिसमैच। बहुत बार जो कोर्सेज हम चूज करते हैं स्टडी के लिए, लाइक इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कॉमर्स, उनकी डिमांड मार्केट में उतनी नहीं होती, और जो स्किल्स डिमांड में होती है, AI, डेटा साइंस, टेक्निकल ट्रेड्स, उनमें ट्रेंड लोग कम होते हैं। इस वजह से ग्रेजुएट्स के पास जॉब्स नहीं होती और कंपनीज के पास स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं होते। अंडर एम्प्लॉयमेंट, कई लोग जॉब्स तो करते हैं लेकिन अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे एक MBA या इंजीनियर किसी स्मॉल शॉप में सेल्स का काम कर रहा है क्योंकि उसको अपनी फील्ड में जॉब ही नहीं मिली। इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो इंडिया में बहुत कॉमन है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। नंबर 1 पर आता है स्किल डेवलपमेंट। इंडिया में हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, BA, BCom, BSc, MA, MBA, इंजीनियरिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन डिग्रीज से डायरेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिलती। एग्जाम्पल के तौर पे एक BA पास स्टूडेंट के पास एक पेपर डिग्री तो है, लेकिन उसके पास वो स्किल्स नहीं होते जो एक कंपनी को चाहिए, जैसे डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एटसेट्रा। और इसका रिजल्ट क्या होता है? वो ग्रेजुएट होके भी अनएम्प्लॉयड रहता है। इसीलिए कहते हैं आज के समय में सिर्फ डिग्री लेना इनफ नहीं है, डिग्री के साथ एक स्किल भी होनी चाहिए। अब स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? वो प्रैक्टिकल नॉलेज और कैपेबिलिटी डेवलप करना जो डायरेक्टली जॉब मार्केट में काम आए। इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है हार्ड स्किल्स, जिसमें टेक्निकल चीज आती हैं, जैसे कोडिंग, अकाउंटिंग, मशीन ऑपरेशन, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स, AI, ML, ग्राफिक डिजाइनिंग, एटसेट्रा। और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, ये सब आते हैं, जो किसी भी जॉब में इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। आज के समय में कंपनी सिर्फ डिग्री होल्डर्स को हायर करने के बजाय स्किल्ड कैंडिडेट्स को प्रीफर करती हैं। आजकल स्टार्टअप्स और MNCs बोलते हैं, शो अस व्हाट यू कैन डू, नॉट जस्ट व्हाट सर्टिफिकेट यू होल्ड। इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है तो तुम बिना डिग्री के भी फ्रीलांसिंग जॉब्स ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ BCom की डिग्री है और कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं है तो जॉब्स मिलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 50% से ज़्यादा ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल ही नहीं होते क्योंकि उनके पास स्किल्स की कमी होती है। और इसके लिए एक टर्म यूज होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। मतलब डिग्री वाले लोग बहुत हैं लेकिन काम करने लायक ट्रेंड लोग कम हैं। और तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, आने वाले टाइम में जॉब्स AI, ऑटोमेशन और डिजिटल इकोनॉमी में होंगी। मतलब जो स्टूडेंट्स अभी से कोडिंग, AI टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, EV मेंटेनेंस जैसे स्किल सीख लेंगे, उनके लिए फ्यूचर में जॉब्स की शॉर्टेज कभी नहीं होने वाली। सेकेंड वन इज बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो मास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। यहाँ हर तरह के लोगों के लिए जॉब्स होती हैं, जैसे अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड वर्कर, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, मैनेजर, एटसेट्रा। जब भी एक फैक्ट्री खुलती है तो वो सिर्फ अपने अंदर नहीं बल्कि अपने आसपास के एरिया में भी इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करती हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट, शॉप्स, सर्विसेज एंड सप्लायर्स। चाइना ने पिछले 40 साल में अपना फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे ही रखा और वर्ल्ड्स फैक्ट्री बन गया। हर चीज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, टॉयज, मशीनरी चाइना बनाता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इसके थ्रू चाइना ने करोड़ों जॉब्स क्रिएट की और लाखों लोगों को पॉवर्टी से मिडिल क्लास में ले आया। इंडिया में भी मेक इन इंडिया कैंपेन 2014 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उसका इम्पैक्ट लिमिटेड रहा। मेक इन इंडिया का मेन एम था इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, मतलब फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करना कि वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ बनाएं इंस्टेड ऑफ चाइना। इसका पूरा फोकस 25 सेक्टर्स पर था, जैसे डिफेंस, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी। पर यह नहीं चला। इसके पीछे बहुत से रीजंस थे, जैसे खराब रोड्स, स्लो पोर्ट्स, वीक लॉजिस्टिक। इन कुछ वजहों से इंडिया में प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाती है। इंडिया में फैक्ट्री खोलने के लिए काफ़ी लाइसेंस और अप्रूवल चाहिए, जो करप्शन और डिले क्रिएट करते हैं। अगर इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मेक इन इंडिया को सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल एक्शन प्लान बनाना होगा। जब फैक्ट्रीज बड़े स्केल पर खुलेंगी तभी इंडिया अपने यूथ पॉपुलेशन को एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बना पाएगा और इससे सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही कम नहीं होगी, साथ में इंडिया की GDP और एक्सपोर्ट्स भी तेजी से ग्रो करेंगे।
थर्ड वन इज सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। आज के समय में हर यूथ गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट जॉब के पीछे भागता है, लेकिन अगर एक यूथ अपना स्टार्टअप या छोटा बिजनेस शुरू करे तो वो खुद के लिए भी अर्निंग क्रिएट कर सकता है और दूसरों के लिए भी जॉब्स क्रिएट कर सकता है। मतलब जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर। और एक जॉब क्रिएटर बनने में MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का रोल बहुत बड़ा होता है। MSMEs को अगर मैं तुम्हें एक सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये छोटे और मीडियम साइज के बिजनेसेस होते हैं, जैसे बेकरी, वर्कशॉप, छोटी फैक्ट्री। इंडिया में MSMEs इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। ये सेक्टर इंडिया की GDP का लगभग 30% कंट्रीब्यूट करता है और 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। मतलब छोटे दिखने वाले बिजनेसेस जैसे वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज, शॉप्स, स्टार्टअप्स एक्चुअली मिलियंस ऑफ फैमिलीज का पेट भरते हैं। अब एक स्टार्टअप करने के लिए हमें चाहिए होता है लोन, जो इंडिया में बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि लोन लेते वक्त पहले बैंक आपसे कोलेटरल मांगते हैं। मतलब कोई भी चीज़ तुमसे गिरवी रखवाई जाती है और अगर तुम लोन नहीं चुका पाते तो वो बैंक अपने अंडर कर लेता है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि कंपनीज लोन लेने से क्यों बचती है। और लोन लेते वक्त पेपर वर्क भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, GST, टैक्स, इन सब में टाइम और पैसा लगता है। तो अगर गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों को थोड़ा सिंपल बना दे तो शायद लोग स्टार्टअप करने की सोचे, जिससे बहुत जॉब्स क्रिएट होंगी। इससे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। फ्लिपकार्ट एक स्टार्टअप था जो 2007 में 2 स्टूडेंट ने शुरू किया और आज वो लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। जोमेटो, ओला, बायजूस, ये सब छोटे स्टार्टअप्स थे जो अब बड़े जॉब्स क्रिएटर बन गए हैं। इवन स्मॉल MSMEs जैसे टेक्सटाइल वर्कशॉप्स इन सूरत या हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स इन राजस्थान, ये भी हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस सिर्फ एक इंसान के सपने नहीं होते, बल्कि पूरे देश के लिए जॉब मशीन्स होती हैं। अगर उन्हें सही सपोर्ट मिले, फंडिंग, मेंटरशिप, इजी पॉलिसीज, तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो ये थे कुछ रीजंस एंड सॉल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बाकी हम सभी जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे देश की ग्रोथ को रोक देती है। हमने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ, वीक एजुकेशन सिस्टम, स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्किल गैप इस क्राइसिस को और गहरा कर देता है। लेकिन हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं। अगर हम सिर्फ डिग्रीज के पीछे ना भागें और अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया जैसे कंपनीज को स्ट्रॉन्ग बनाएं और स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस को फुल सपोर्ट दें, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। आई नो तुम्हारे दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे स्टार्टअप को लेकर, जैसे एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए ही इतनी मुश्किल से पैसे लगाता है, वो स्टार्टअप कैसे करेगा। इसके बारे में मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होगी। कमेंट में ज़रूर शेयर करना अपने ओपिनियन कि कैसे हम इंडिया को और बेहतर जगह बना सकते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग।